वेदिका अपनी सास अरुणा, ससुर गोपाल और पति साहिल के साथ रहती है। उन लोगों ने गांव में अपना खुद का घर खरीदा होता है, जिसके आसपास की जमीनें उनके ही इलाके में पड़ती है और उस जमीन पर पूरी भिंडी की खेती होती है। अरे वाह, क्या बात है माँ जी। हमारे घर के आसपास तो हर जगह भिंडी ही भिंडी है। और आपको पता है, भिंडी मेरी पसंदीदा सब्जी है। इसीलिए ये देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो मैं रोजाना इसके अलग अलग प्रकार बनाऊंगी। अरे ओ निकम्मी, भिंडी भी किसी को पसंद आती है क्या? सच में तू तो बहुत बोरिंग है। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं भिंडी की एकदम मस्त मस्त डिश बनाऊंगी, जिन्हें खाकर आप खुद मेरी तारीफ करोगी कि वाह बहू, मान गई तुझे आज मैं। जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तूने। अरे तुझ जैसी पगलेट मैंने आज तक नहीं देखी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तू पहले अपने मायके में नहीं, बल्कि किसी पागल खाने में रहती थी। नालायक कही की। चल, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, वो आकर तेरी अम्मा करेगी क्या? अरे हाँ माँ जी, करती हूँ ना। क्यों खामखा हिटलर बन रही हो? अब वो लोग रोजाना खेत में से भिंडी निकालते हैं और साथ ही उसकी खेती भी करते हैं। फिर एक सुबह, ये देखिए, आज मैंने सबके लिए भिंडी के पराठे बनाए हैं। खाकर बताइए कि कैसे बने हैं ये पराठे। क्या बात है बहू, तुमने तो आज कमाल ही कर डाला। दुनिया के सारे पदार्थ एक तरफ और तुम्हारे हाथ के बने हुए ये भिंडी के पराठे एक तरफ। बस बस, आपको तला भुना क्या खाने को मिल गया? आप तो फौरन उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे ताकि वो पदार्थ आपको और मिल सके। लेकिन मेरे होते हुए आपको ज्यादा खाना नहीं मिलेगा। नियमित मात्रा में ही खाना होगा, समझे कि नहीं? ओफो माँ जी, रहने दीजिए ना। अब ये सब पापा जी रोज रोज थोड़ी ना खाते हैं, और आज अगर उन्हें खाने का मन कर रहा है तो खाने दीजिए ना उन्हें। वही तो, जीना दुश्वार करके रखा है इस बुढ़िया ने तो। अरे बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि आप कौन से 18 बरस के हैं। बड़े आए मुझे बुढ़िया बोलने वाले। ज्यादा नखरे मत कीजिए, और जितना कह रही हूँ उतना ही कीजिए, वरना ये जो मिल रहा है उस पर भी मैं लॉकडाउन लगा दूंगी। फिर एक रोज जब घर पर अरुणा की सहेलियां आती हैं, तभी वेदिका उनके लिए भिंडी के अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है, जो उन्हें काफी पसंद भी आते हैं। दया रे दया, क्या लजीज पकवान बनाए हैं आपकी बहू ने अरुणा जी। भाई दिल तो खुशम खुश हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भिंडी के इस तरह के पकवान भी बन सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे आपकी बहू तो एकदम कलाकार निकली। जी, ये बात तो सही है। कम से कम कोई तो काम ढंग से करती है ये लुक्की। क्या? अरे मजाक कर रही हो रे। वाह माँ जी, बहुत अच्छे से मजाक कर लेती हो आप। लेकिन मैं अगर मजाक करने पर उतर आई ना, तो आप किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वैसे वेदिका, हमारे लिए भी बना दो ना ये पकवान। हमें भी तो अपने परिवार के लोगों को खिलाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर बनाऊंगी मैं। और मेरे लिए 2-2 डब्बे बनाना। उनमें से एक डब्बा मैं अपने बेटी के ससुराल भेजूंगी और दूसरा डब्बा अपने साथ रखूंगी। ठीक है काकी, बना दूंगी मैं। अब वेदिका के हाथ के बने ये भिंडी के पकवान आसपास काफी मशहूर हो जाते हैं। रात के 11 बज रहे हैं वेदिका, फिर भी तुम अभी तक रसोई में ही हो। अरे क्या कर रही हो तुम? सो भी जाओ ना अब। नहीं साहिल, मैं अभी नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। कल पूरे मोहल्ले में भिंडी के पदार्थ बनाकर देना है मुझे। सबने बड़े ही प्यार से फरमाइश की है, तो मैं उनका मन नहीं दुखा सकती साहिल। क्या? लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? और इन लोगों पर इतना प्यार बरसाने की कोई जरूरत नहीं है। ओफो साहिल, तुम भी ना। अब हम सब अड़ोसी पड़ोसी हैं और एक परिवार जैसे ही तो है। और आज तो मुझे सबने कहा है
तो उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तुम पागल हो क्या वेदिका? हमारे मोहल्ले में सबके सब एक नंबर के मतलबी है। किसी के पास जाओ तो वो जल्दी चीनी तक नहीं देते। ऐसे लोग हैं ये। और इन लोगों के लिए तुम इतना सब कर रही हो। देखो, इन सब से कोई फायदा नहीं होगा। माना कि तुम एक कामकाजी आदमी हो, लेकिन इतना भी ज्यादा फायदा या नुकसान नहीं तोला करते रिश्तों में। खैर, जो करना है करो। अब तक मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं ले रही। जाने दो। भिंडी से बनाए हुए स्वादिष्ट पदार्थ के कारण वेदिका पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो जाती है। धन्यवाद हो। अरे तुम दोनों सास बहू तो कमाल के हो। पूरे मोहल्ले को खाना बांटते हो। सच में आप दोनों का दिल तो बहुत बड़ा है। और नहीं तो क्या। जहाँ भिंडी के दाम आसमान छू रहे हैं, वही दूसरी तरफ आप दोनों हो जो हमें भिंडी के पदार्थ मुफ्त में बनाकर दे रहे हो। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? हमारे पास भिंडी का बहुत बड़ा खेत है और हमारा दिल तो उससे भी बहुत बड़ा है। इसीलिए आप उसकी चिंता मत करो और जो दिया है वो अच्छे से खाओ। और लगे तो जरूर बताना, बिल्कुल मत हिचकिचाना। उन दोनों की ये बातें गोपाल और साहिल सुन लेते हैं। अरे ये तुम दोनों क्या बोल रही थी? पगला गई हो क्या? अरे हमारे खेत की सारी भिंडी एक साथ खत्म करनी है क्या? वही तो। और मैंने वेदिका को ये बात कल रात को ही समझाई थी, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ आए तब ना। बेवजह होशियारी दिखाने के लिए ये सब कर रही हो ना तुम। मैं सब जानता हूँ। अरे अगर तुम्हें मोहल्ले में प्रसिद्ध होना है तो कुछ और करो ना, और फिर मशहूर हो जाओ। लेकिन ये सब करके तुम्हारा ही नुकसान होगा इसमें। और नहीं तो क्या। अरे लोगों को अगर उंगली दोगे तो वो हाथ पकड़ लेंगे। और देखो माँ, पहले केवल आपकी सहेलियां ही ये सब मंगवाती थी, लेकिन अब तो ये बात लगभग पूरे मोहल्ले में फैल गई है कि हमारे पास भिंडी का खेत है और वेदिका भिंडी के बेहतरीन रेसिपीज बनाती है। इसीलिए मोहल्ले के लोग मुफ्त का खाना खाने के लिए यहाँ चले आते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है? वैसे भी हमें ये भिंडी का खेत थोड़ी ना कोई मेहनत करने पर मिला है। बना बनाया ही तो मिला है ना ये खेत। तो उसका फायदा तो हमें उठाना ही चाहिए। अरे लोगों को लगता है कि मैं कंजूस हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, ताकि लोगों के मुंह पर ताला लग जाए। हाँ, और हर तरफ बस माची और मेरी ही चर्चा हो रही है। और वो सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तो इस मोहल्ले की हीरोइन बन चुकी हूँ। इन दोनों पागल औरतों का कुछ नहीं होने वाला बेटा। इसीलिए हमें इनके पीछे अपना समय फालतू में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। बहुत जल्द समझ आया आप दोनों को। चलो अब निकलो यहाँ से। लोगों के मुंह से अरुणा और वेदिका की तारीफ सुनकर मोहल्ले की एक औरत शर्मिला को बहुत जलन होती है। इससे पहले मोहल्ले में तो सिर्फ मैं ही प्रसिद्ध थी, क्योंकि मैं लोगों को सबसे अच्छा खाना देती थी और सभी लोग मुझे दिलदार बोला करते थे। सब मेरी तारीफों के पुल बांधा करते थे। लेकिन अब मेरी जगह इन दोनों मनहूस सास बहू ने ले ली है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इन दोनों का ये भिंडी का खेत तो खराब करके ही रहूंगी। फिर ना रहेगा ये भिंडी का खेत और ना बनेंगे ये भिंडी के पकवान। फिर रात होने पर शर्मिला चुपके से जाकर भिंडी के खेत में एक दवाई छिड़कती है, जिससे अगले दिन उनकी सारी भिंडी खराब हो जाती है। हे भगवान, ये देखिए माँ जी, हमारी सारी भिंडी तो खराब हो गई है। अब हम क्या करें? लेकिन अचानक से रातों रात ये सब कैसे हुआ? मौसम भी एकदम वैसा ही है जैसे कल था। कोई बदलाव ना होने के बावजूद भी खेती पर इतना बुरा असर कैसे पड़ सकता है? हाँ माँ जी, मुझे भी ये बात हजम ही नहीं हो रही। चलो अच्छा है, इसी बहाने हमें भिंडी से थोड़ा ब्रेक तो मिलेगा, वरना रोज रोज भिंडी खा खा कर पक गए थे हम तो। क्यों पापा? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे पहले पहले तो मुझे तरह तरह के पकवान खाने में बहुत मजा आता था, लेकिन अब मुझे ये भिंडी बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
एक ही चीज रोज रोज खाकर मैं परेशान हो गया हूँ। इसीलिए अब मुझे रूखी सूखी खिचड़ी भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। आप दोनों तो चुप ही रहिए। कुछ और खाने का अगर इतना ही मन है तो बाहर जाकर खाइए। रोज रोज मुफ्त की भिंडी खाने से हमारे कितने पैसे बच रहे हैं, ये बात आपको दिखाई नहीं देती क्या? अरे माँ जी, हमारे खेत में से दवाई की बू आ रही है। मुझे लगता है किसी ने दवाई डाली है हमारे खेत में। जरूर किसी ने कोई कांड किया है माँ जी। लेकिन वो कमबख्त आखिर कौन हो सकता है? वो जो भी हो, हमें उसका पता लगाना ही होगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। और उसके लिए पहले हमें हमारे खेत को फिर से ठीक करना होगा। और एक बार अगर ये खेत फिर से ठीक हो गया, फिर उसके बाद तो वो शख्स हमारा खेत खराब करने के लिए फिर से आ सकता है। हाँ माँ जी, अब हम यही करेंगे। दोनों खेती करके इसे ठीक करेंगे। और ठीक होने के बाद जब वो निगोड़ा शख्स आएगा, तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसकी खूब धुलाई करेंगे। और वही होता है। वेदिका और अरुणा खेती करके खेत को फिर से ठीक करते हैं। और जब शर्मिला फिर से खेत भी काटने आती है, तभी अरुणा और वेदिका दोनों शर्मिला को बोरी में भरकर जम के मारती है। दया रे दया, मत मारो मुझे, मर गई रे। क्यों काकी जी, बहुत आग लगी है ना आपको हमारा खेत बर्बाद करने की? बता, करेगी दोबारा ऐसा? नहीं करूंगी अरुणा, इस बार मुझे बख्श दे। मैं जलन के मारे पागल हो गई थी और मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने ये सब किया। अब शर्मिला को पूरे मोहल्ले के सामने उन दोनों से माफी मांगनी पड़ती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब गोपाल और साहिल दोनों ज्यादातर बाहर से ही खाना खाया करते हैं। क्या मतलब नहीं खाओगे आप दोनों? अरे मैंने तो आप दोनों के लिए स्पेशल भिंडी की कचौरियां भी बनाई हैं। प्लीज खा लीजिए ना। माफ करना बहू, लेकिन हमने अगर और भिंडी खा ली तो सच में हम दोनों मर जाएंगे। इतने उब गए हैं हम भिंडी से। और मैं ये भी जानता हूँ वेदिका कि तुम दोनों भी उब गई हो, लेकिन पैसों की बचत के चलते तुम दोनों रोजाना भिंडी खा रही हो। लेकिन क्या फायदा इन सब का? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारा इतना बड़ा खेत है तो भिंडी को बेचना शुरू कर देते हैं ना, या फिर बाजार में सप्लाई कर दो। उससे तुम दोनों को पैसे भी मिलेंगे। और वैसे भी तुम दोनों खेती करना भी अच्छे से जानती हो, तो तुम खेती किया करो और बाजार में सप्लाई किया करो। इससे पैसे भी कमा लोगी और साथ ही हमें घर पर रोजाना अलग अलग प्रकार के पकवान मिलेंगे। हाँ माँ, अरे बंद करो ये सब दिखावा। जिन लोगों की आप इतनी सेवा कर रही हो, वो सब बस आपको लूट रही है। अरे वो दोनों तो केवल आपके सामने ही अच्छी अच्छी तारीफें करते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे मुफ्त की भिंडी और भिंडी के पदार्थ मिल रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे वो सब आपकी बुराई ही करते होंगे। लिख कर ले लो मेरी बात। चुप कर तू, और ये सारा ज्ञान कहीं और जाकर दे। अरे हम कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, सब समझ आता है हमें। और नहीं तो क्या, और हम दोनों जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब साहिल समझ चुका था कि वो दोनों बातों से नहीं समझने वाली, इसलिए शाम होने पर जानबूझकर वो वेदिका को मोहल्ले के पेड़ के पास लेकर जाता है, जहां पर सारी औरतें इकट्ठा होकर अरुणा की बुराई कर रही होती है। बेवकूफ अरुणा, उसे लगता है कि हम उसके दिल से तारीफ करते हैं, लेकिन असल में तो हमें उससे फायदा निकालना है। और तुझे पता है, मैं तो सिर्फ आधे महीने के लिए ही दूसरी सब्जियां खरीदती हूँ और बाकी के आधे महीने में मैं अरुणा से भिंडी ले लेती हूँ, वो भी एकदम मुफ्त में। अरे उस चुड़ैल के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। बहुत गुरूर है उसमें, तो उसे लूटने में कोई बुराई नहीं है। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना वेदिका? अरे ये सब मैंने इससे पहले भी 2 से 3 बार सुना है, लेकिन मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं फरमाया। लेकिन माँ और तुम तो बस 2 पल की तारीफ के लिए कितना सब कर रही हो, और वो भी किसी काम का नहीं। इसलिए अब से ये सब करना छोड़ दो और जो मैंने कहा है वही करो। फिर घर जाने के बाद वेदिका ये सारी बातें अरुणा को बताती है।
जिसके बाद अरुणा भी हैरान रह जाती है और वो दोनों सास बहू को ये एहसास हो जाता है कि वो दोनों कितनी बड़ी गलती कर रही थी। माफ कर दो हमें, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे, अब से हम दोनों सास बहू मिलकर अपना भिंडी का कारोबार करेंगे और हम इसे बाजार में सप्लाई करेंगे। और अब से हम इन नालायक मोहल्ले वाले को कुछ भी नहीं देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी मुंह पर तारीफें। और साहिल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी ही वजह से हम दोनों की आंखें खुल गई। फिर उस दिन के बाद से अरुणा और वेदिका अपने आप में बदलाव लाती है और घर में अब वो दोनों अलग अलग प्रकार की सब्जी बनाती है। चलो माँ जी, मैं निकल रही हूँ। आज मुझे काफी लेट हो गया है। अरे ओ महारानी, पहले सारा काम कर ले, उसके बाद ही चली जा। लेकिन माँ जी, मैंने सारे काम तो कर दिए हैं, अब क्या बाकी है? एक काम बचा हुआ है। तूने मेरी साड़ी इस्त्री की ही नहीं। अरे तू जानती है ना, मैं तेरी तरह कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी पर नहीं जाती हूँ। मैं तो एक बड़ी पोस्ट वाली सरकारी नौकरी पर जाती हूँ। इसीलिए मुझे सर से पांव तक एकदम अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ता है। ओफो माँ जी, बात बात पर ताने दिए बगैर आपका खाना हजम नहीं होता क्या? वहां पर बॉस और पूरी टीम मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे कुछ नहीं होगा, बड़ी सयानी मत बन। बॉस और पूरी टीम इंतजार कर रही होगी। आई बड़ी। अरे मेरी नौकरी देख, मेरे जाते ही लोग मुझे सलाम ठोकते हैं। अब जा, जल्दी से मेरी साड़ी इस्त्री करके दे दे और फिर अपनी उस प्राइवेट नौकरी पर जाना। अब ना चाहकर भी युविका को कमला की साड़ी को इस्त्री करना ही पड़ता है और इधर कमला को अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत घमंड होता है। फिर रात में, आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। शहर के सबसे बड़े और नामांकित लोगों के साथ उठना बैठना हुआ मेरा। अरे वाह माँ, क्या बात है। ये लीजिए माँ जी, आप दोनों के लिए मसाला छाछ। अरे भाभी, मुझे खाने के बाद आज मीठे में फालूदा बनाकर दो ना। ये छाछ वास मुझे नहीं चाहिए। हाँ बहू, मुझे भी फालूदा खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, अनन्या, आप दोनों ने मुझे समझ के रखा है। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अरे ऑफिस में दिन भर काम करके मैं थक जाती हूँ और अब जो बनाकर दिया है उसे चुपचाप खा लीजिए। ऐसे इन वक्त पर नई नई फरमाइशें मत कीजिए। अरे तो फिर छोड़ देना अपनी नौकरी। तुझे 1000 बार कह चुकी हूं मैं, या तो घर पर बैठ या फिर सरकारी नौकरी कर। ये प्राइवेट नौकरी करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। बस मजदूरों की तरह काम करवाते रहते हैं और हाथ में क्या मिलता है? बस नाम की थोड़ी बहुत सैलरी। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए ना, भैया भले ही दूसरे शहर में रहकर सरकारी नौकरी करता है, लेकिन उनकी तनख्वाह कितनी ज्यादा है। इसीलिए मैं भी अपनी सरकारी एग्जाम की तैयारी पूरे जोश के साथ कर रही हूँ। आशा है कि अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाओ। जरूर होगी बेटी। अरे आप दोनों को तो बस एक ही बात बोलनी आती है और कुछ नहीं आता, लेकिन मैं एक ही जवाब 1000 बार नहीं दे सकती। खैर, मुझे आप दोनों के मुंह बिल्कुल नहीं लगना। इससे अच्छा तो मैं फालूदा ही बना दूं। मेरा तो नसीब ही खराब है। अरे तेरा नसीब नहीं, दिमाग खराब है। पहले उसे ठीक कर और जिंदगी में सही फैसले ले, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर युविका अपने पति से इस बारे में बात करती है। अरे युविका, इसमें गलत क्या है? माँ बराबर ही तो कह रही है। मैं भी तो सरकारी नौकरी पर हूँ। तुम खामखा प्राइवेट नौकरी करके अपने जीवन में थकान और परेशानियों को बुला रही हो। अरे तुम्हें भी उसी बात की पड़ी है। सच बताओ, तुम ना पहले वाले वो गुरमीत नहीं रहे। अरे अगर तुम एक अच्छे पति होते तो अपनी माँ को फोन करके कहते कि युविका से ज्यादा काम मत करा और उसे जैसी जिंदगी जीनी है उसे जीने दो। जहां काम करना है करने दो। लेकिन नहीं, ये तो तुमसे नहीं होने वाला। अरे पर युविका। चुप रहो गुरमीत,
मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, बाय। युविका गुस्सा होकर फोन कॉल कट कर देती है। फिर एक सुबह, अरे माँ जी, आज मुझे भी आपके टाइम पर ही निकलना है। देखिए, घर के बाहर टैक्सी भी आ गई है। चलिए, आज हम दोनों साथ में निकलते हैं। अरे नहीं बहू, मैं चली जाऊंगी, तू जा आगे, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, आप चलिए ना मेरे साथ, आप भी तो निकल ही रही थी ना। ठीक है, चल। फिर युविका और कमला एक साथ ही निकलती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सहमी हुई सी क्यों लग रही हो? और आज आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे कुछ नहीं बहू, वो वो आज थोड़ी गर्मी है ना, इसीलिए। क्या? लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, और आज का मौसम भी कितना ठंडा है। अरे तो तुझे गर्मी नहीं लग रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। कुछ भी बोलती है तू। अब अपनी बकबक बंद कर और शांत रह। ठीक है माँ जी। फिर कुछ ही देर बाद में, अरे ओ भाई, यहीं पर रुकाओ। क्या? लेकिन यहाँ पर क्यों माँ जी? आप तो काम पर जा रही हो ना? हाँ, लेकिन पहले मुझे इस जगह पर जाना है। यहाँ पर एक दुकान है, वहां से मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है, और शाम को आते समय वो दुकान बंद हो जाती है ना, इसीलिए मुझे अभी खरीदनी पड़ रही है। लेकिन तू जा अभी, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी। फिर कमला चली जाती है। ये माँ जी का बर्ताव आज कितना अजीब सा था। खैर, मुझे क्या करना है, चलिए भैया। फिर युविका भी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन, अरे बहू, कल घर पर गांव से मेहमान आने वाले हैं। वो लोग सुबह आएंगे और रात तक चले जाएंगे। उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे कल तो तेरी छुट्टी ही है, तो तू सारे काम आराम से कर पाएगी। अरे माँ जी, कल मेरी छुट्टी जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत काम है, और वो मुझे पूरा करना ही होगा। लेकिन माँ जी, कल तो अनन्या भी फ्री रहेगी, तो आप आधा काम उसे भी करने के लिए बोल दो ना। अरे नहीं नहीं, तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? वो मेहमान क्या बोलेंगे? बहू होकर भी घर की बेटी काम धाम कर रही है, तू क्या हमारी नाक कटवाना चाहती है क्या? अब इसमें क्या नाक कटवाना माँ जी? अगर घर की बहू सारे काम कर सकती है, तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? ना जाने आपकी सोच कब बदलेगी। अरे ओ बेवकूफ लड़की, सोच बदलने से पहले अपनी नौकरी बदल। बस ज्ञान देने खड़ी हो जाती है। मेरी अनन्या कोई काम नहीं करेगी, वो पहले ही पढ़ाई करके थक जाती है। अरे इसीलिए मुझे इन प्राइवेट नौकरियों से चिड़चिड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी के दिन भी कोई चैन से नहीं जीने देता। अब भी वक्त है बहू, बदल ले अपनी नौकरी। ये प्राइवेट नौकरी कभी भी छूट सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी का ऐसा नहीं होता। क्या माँ जी, आप भी घूम फिर कर आपकी सुई वहीं पर कैसे आ जाती है? हाँ तो, अरे जब तक तेरे इस खाली दिमाग में अक्ल नहीं आ जाती, तब तक मैं ये कहती ही रहूंगी। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। कल तू दिन भर अपने ऑफिस का कोई काम नहीं करेगी, और एक सर्वगुण संपन्न बहू बनकर मेहमानों की देखरेख करेगी। पर माँ जी, कमला उसकी कोई बात नहीं सुनती, और वो वहां से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी की बात अगर मैंने नहीं मानी, तो वो कल बहुत झगड़ा करेंगी। इसलिए मुझे ऑफिस का सारा बचा हुआ काम आज रात जाग कर ही करना पड़ेगा। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर युविका रात को 3 बजे तक जागकर अपने ऑफिस के सारे काम निपटाती है, और उसके बाद ही वो सो जाती है। फिर अगली सुबह, हे भगवान, 2 घंटे में मेहमान आने वाले हैं, और अभी तक बस ये 2 पकवान ही बने हैं। अरे कितनी नालायक है तू। तुझे मैंने कल ही सब अच्छे से बताया था कि मेहमान सुबह सुबह आने वाले हैं। तो माँ जी, मैंने भी आपको ये कल ही बताया था कि आज मुझे ऑफिस का काम है। तब आपने ये कहा था
ये तो दिन भर घर के सिवाय और कोई काम नहीं करेगी, इसलिए मुझे ना चाहकर भी रात भर जागकर ऑफिस का काम करना पड़ा और इसीलिए उठने में देर हो गई। वाह, लेकिन अब 2 घंटे में सब कुछ कैसे होगा? इतनी गैर जिम्मेदार तो कैसे हो सकती है? देखिए माँ जी, भाषण देने की जगह आकर मेरा हाथ पटाइए, लेकिन नहीं, वो तो आपसे होने से रहा। अरे तेरा काम मैं क्यों करूं? मैं कोई तेरी देवरानी या जेठानी हूं क्या? मैं तेरी सास हूँ, सास। तो फिर यहाँ से चली जाइए। अगर आप यहाँ पर मेरे सर पर बैठकर चिल्लाती रहोगी तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। फिर कमला वहां से निकल जाती है और जैसे तैसे युविका 2 घंटे में सारा खाना बना देती है और जल्दबाजी में काम करने के कारण उसका हाथ जल जाता है। फिर बाद में जब वो गुरमीत से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी हे भगवान, जाकर डॉक्टर को दिखाओ ना। झूठी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बोलो, क्यों किया है तुमने मुझे वीडियो कॉल? अरे युविका, एक अच्छी सरकारी बैंक में नौकरी कर लो ना। सभी ने एग्जाम की तैयारियां भी शुरू कर दी है, तुम भी कर लो। आज जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे देर तक जागने के कारण हुआ है। छुट्टी के दिन भी तुम्हें आज काम करना पड़ा। देखो, मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, तुम वो फॉर्म भर दो, छोड़ दो अपनी ये नौकरी और शुरू कर दो एग्जाम की तैयारी, ठीक उसी तरह जैसे अनन्या कर रही है। बस बहुत हुआ गुरमीत, आज के बाद मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं सुनना है। अगर कुछ और बात करनी है तो करो, नहीं तो फोन रख दो। अरे तुम तो कभी मेरा हालचाल पूछते भी नहीं। यहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे कान भरती रहती है और वही सारी बातें तुम मुझे बोलते हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन यूं रूठो मत। ठीक है। फिर एक दिन, हाँ युविका, सच में मैंने आज तेरी सास को देखा वहां पर। क्या? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सास किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करती। अरे वो तो एक बड़ी पोस्ट वाली सरकारी नौकरी पर है और उनके हाथ के नीचे काफी लोग काम करते हैं। क्या? ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी पर है तेरी सास? अरे वो तो मैं भूल गई रे, लेकिन बहुत ही अच्छी और बड़ी पोस्ट है उनकी, बस इतना ही पता है। और तूने जिसे देखा है वो मेरी सास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अच्छा, वो शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर बाद में युविका ये सारी बातें कमला को बताती है। हाँ माँ जी, मेरी सहेली तो यही कह रही थी मुझसे। क्या? अरे तेरी सहेली सटिया गई है। मैं एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हूँ। उल्टा आज तो मैं यहाँ पर थी भी नहीं। ऊपर के ऑफिसर की गाड़ी आई थी मुझे लेने के लिए। हमारा एक जगह पर विजिट था। तेरी सहेली को बोल दे कि वो चश्मा लगा कर रखे, शायद उसकी आंखें कमजोर हो गई है। कमला के इतने कहने पर भी युविका को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। मैंने कई बार देखा है, जब भी माँ जी की नौकरी की बात आती है उनका गला तो सूख जाता है और उनके पसीने भी छूटने लगते हैं, मानो जैसे कि वो कुछ छुपा रही है मुझसे। लेकिन क्या छुपा सकती है? कहीं मेरे दिमाग में जो बात चल रही है वो सच तो नहीं, और मुझे उसका पता लगाने के लिए माँ जी का पीछा करना होगा। फिर अगले सुबह युविका कमला का पीछा करती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वाकई में उसकी सास हॉस्पिटल में एक प्राइवेट नौकरी कर रही है। हे भगवान, इसका मतलब माँ जी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर जब कमला घर आती है तभी युविका उसे सब बताती है। माँ जी, अब आप मुझसे और झूठ नहीं बोल सकती। बताइए, क्यों छुपाया अपनी अपनी नौकरी का सच? खुद मुझे दिन में 50 बार प्राइवेट नौकरी का ताना मारती रहती हो, लेकिन आप क्या कर रही हो? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हो। क्यों माँ जी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू भी गुरमीत की तरह सरकारी नौकरी कर ले बहू। मेरी तो मजबूरी है।
मुझे तो अब इस उम्र में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मैं अपना समय काटने के लिए एक हॉस्पिटल में प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ। लेकिन तेरी तो उम्र है ना, तो तू आराम से कर सकती है सरकारी नौकरी। क्या? देख बहू, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि एक प्राइवेट नौकरी में हर एक दिन मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता। उसमें काम कम और पगार ज्यादा होती है, ऊपर से पेंशन की भी सुविधा है। इसीलिए तू ये सब करना छोड़ दे और अनन्या की तरह सरकारी एग्जाम की तैयारी कर। अरे माँ जी, शायद आपको ये बात नहीं पता कि 2003 या 4 के बाद जिसने भी सरकारी नौकरी ज्वाइन की है उसे पेंशन नहीं मिलने वाली। और किसने कहा कि सरकारी नौकरी में काम नहीं होता? बहुत सारा काम होता है, जिम्मेदारियां भी बहुत होती है। गुरमीत आपको सब कुछ नहीं बताता माँ जी, लेकिन वो मुझे फोन पर अपनी सारी दिनचर्या बताता है। ठीक है बहू, मैं तेरी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन बहू, जितनी इज्जत सरकारी नौकरी में मिलती है उतनी इज्जत प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलती। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन उसके साथ इज्जत कमानी भी बहुत जरूरी है। मेरी बात को समझ बहू, मैंने सहा है सब कुछ। भले ही तेरी पेंशन ना आए, पर तू समाज में अच्छी इज्जत तो कमा पाएगी। कमला की बातों को सुनकर अब युविका सोचने लगती है। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हो तो आपके मन को रखने की खातिर मैं सरकारी नौकरी जरूर करूंगी और कल से ही मैं अनन्या के साथ आने वाली एग्जाम की तैयारी शुरू कर दूंगी। और शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे बहुत बड़ी बात समझाई है। युविका की बातें सुनकर कमला भी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से ही युविका अनन्या के साथ एग्जाम की तैयारी शुरू कर देती है। ये देखिए माँ जी, मेरी पहली रसोई की रस्म के लिए मैंने सबके लिए सूजी का हलवा बनाया है, वो भी एकदम अलग अंदाज में। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। हे भगवान, ये तूने क्या बना दिया बहू? क्यों माँ जी, आपको ये हलवा पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, इस घर में सबकी पसंद अलग अलग है, इसलिए अगली बार जब तू खाना बनाने के लिए जाए उससे पहले सबसे पूछ कर जाया कर। फिर उस वक्त वो हलवा सभी खा लेते हैं, लेकिन बाद में मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आज कौन सी सब्जी बनाऊं? मैं मलाई कोफ्ते खाना चाहती हूँ और मुझे पनीर टिक्का मसाला। मैं तो पनीर रोल और पुदीने की चटनी खाऊंगा। और मुझे तो पनीर का सैंडविच खाना है, एकदम टेस्टी बनाना भाभी। क्या आप चारों की अलग अलग फरमाइश है? अब एक साथ में 4 अलग अलग पदार्थ कैसे बना सकती हूँ? और ज्यादातर इसमें तो पनीर ही है। हाँ भाभी, हमारा पूरा परिवार पनीर का शौकीन है। अच्छा, ऐसा है क्या? पहली बार तो मेघना कुछ भी नहीं बोलती और उसे सबके लिए अलग अलग पदार्थ बनाने ही पड़ते हैं। फिर एक दिन मेघना बहुत ही कमाल का शाही पनीर बनाती है और उसे खाकर घर के सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह बहू, क्या लाजवाब शाही पनीर बनाया है तूने। इसे तो तू अब हर हफ्ते बनाया कर। सच में बहू, मजा ही आ गया। वाकई में बहू, तुम्हारे हाथों में अलग ही जादू है। अरे आपके कहने का क्या मतलब है जी? मेरे हाथों में क्या मेल थी क्या फिर? अरे नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बहू की। अच्छा अच्छा, रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। फिर शाम में जब मेघना चाय बनाती है तभी, अरे बहू, जरा पनीर के पकोड़े भी बना दे और वो पनीर के पॉपकॉर्न होते हैं ना, वो भी बना दे। और भाभी, कल मुझे पुलाव बना कर देना टिफिन में और उसमें ढेर सारे फ्राइड पनीर के टुकड़े भी डालना, बहुत मजेदार लगता है। ठीक है रिया, मैं दे दूंगी। इस तरह मेघना के ससुराल वाले उसे किसी भी पदार्थ में बस पनीर ही डालने के लिए कहते हैं, जिस कारण वो पूरी तरह परेशान होने लगती है। इस घर में तो रोज रोज बस पनीर ही बनता है, लेकिन आज इतने दिनों बाद मैं सुकून से बैठकर अपना पसंदीदा पिज्जा खाऊंगी, जो बहुत ही अलग होगा।
लेकिन तभी वहां पर सुप्रिया आ जाती है। क्या बात है बहू, आज अपने लिए तूने छुप छुप कर पिज्जा बना लिया? नहीं माँ जी, बस मन किया तो बना लिया। सही है, अब चल मुझे भी दे दे ये पिज्जा, और मेरे वाले में थोड़ा पनीर मिला देना ताकि उसका स्वाद और बढ़ सके। पर माँ जी, मैं बाहर हॉल में जा रही हूँ, तू वहीं पर ला कर दे मुझे। नालायक बुढ़िया, मन तो ऐसे करता है कि इसके पनीर में जहर मिलाकर सबका एक बार में ही काम तमाम कर दूं। इन सब ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, और खास करके मेरे इस भुक्कड़ सास ने। फिर एक दिन, आज तो मजा आएगा, घर में मेहमान आने वाले हैं, इसका मतलब तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनेंगे। क्या मेहमान? हाँ बहू, इसीलिए आज तुझे ढेरों पकवान बनाने हैं। लेकिन माँ जी, आज तो मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं जल्दी उठकर सारा काम कर देती ना। अरे बेवकूफ लड़की, कहाँ तू मरे जा रही है? एकदम सही सलामत तो है। एक काम कर, आज की अपॉइंटमेंट तो कैंसिल कर दे और कल परसों चली जाना वहां पर, क्योंकि आज मेहमानों के लिए खाना तो तुझे ही बनाना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मेघना रसोई में चली जाती है और गुस्से में आकर वो सारा खाना बनाने लगती है। कितने निर्दयी ससुराल वाले मिले हैं मुझे, इन्हें तो बस खाने को चाहिए, बाकी इन्हें इंसान का दुख और तकलीफें दिखाई भी नहीं देती। मुझे तो बस इन्होंने मशीन ही समझ के रखा है। सुबह शाम बस इन्हें ठूसने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर दिया करो। मेहमानों के लिए बनने वाले खानों में आधे पदार्थ तो पनीर के ही होते हैं। फिर एक दिन जब मेघना अपने मायके चली जाती है, तभी वहां पर उसकी माँ उसके लिए ढेर सारे अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। ये सारे अलग अलग तरह के पकवान देखने के लिए मेरी आंखें तो तरस गई थी माँ, वरना वहां मेरे ससुराल में मुझे तो बस दिन रात सुबह शाम पनीर ही बनाना पड़ता है। बेचारी मेरी बच्ची। अरे क्या बेचारी माँ, इन सब में आपका और पापा का ही दोष है। आप दोनों ने ही मेरा रिश्ता उस घर में जोड़ा है। अब देखिए आपकी इस फूल सी बेटी पर कितने अत्याचार हो रहे हैं वहां पर। अरे अब हमें क्या पता था बेटा कि तेरे ससुराल वाले इतने भुक्कड़ और बेशर्म है। देखो माँ, अब जब जब मुझे अलग और स्वादिष्ट खाना खाने का मन करेगा तब मैं आपके ही पास आऊंगी, और आपको मुझे जो चाहिए वो सब बना कर देना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जब जो भी खाना हो तब तू वो फरमाइश कर देना। तेरी ये माँ तेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा। फिर उस दिन मेघना लंबे समय के बाद पनीर के सिवा कुछ अलग खाती है, जिस कारण उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर एक रोज, अरे मेघना, आज मेरा छुट्टी का दिन है, इसीलिए तुम आज बढ़िया सा शाही पनीर बना दो, और मेरे लिए पनीर की भुर्जी और गर्मा गर्म घी वाले फुलके। हे भगवान, आप सब कितना पनीर खाते हो? किसी भी चीज का इतना सेवन करना घातक भी हो सकता है। गैस, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की दिक्कतें हो सकती हैं, खास करके आपको और पापा जी को। अरे वो सब छोड़ दे, एक ही तो जिंदगी है, अब उसमें भी इतना परहेज करे क्या? पर माँ जी, ना सिर्फ सेहत के हिसाब से लेकिन पैसों के हिसाब से भी रोजाना पनीर खाना सही नहीं होता है। हमारे रोजमर्रा के खर्चे कितने होते हैं, ऊपर से नए फ्रिज और टीवी का ईएमआई भी चालू है, और पनीर तो कितना महंगा मिलता है, पूरा का पूरा बजट ही बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सब लोग ये पनीर का पागलपन छोड़ दीजिए। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पनीर खाए बिना हमारा खाना हजम ही नहीं होगा बहू, और तू तो उसे ना खाने की बात कर रही है। तो फिर मैं क्या बोलूं माँ जी? अरे आपको क्या है, घर तो मुझे चलाना पड़ता है, घर के सारे खर्चे देखने पड़ते हैं। आपका बेटा तो मेरे हाथ में एक्स्ट्रा के पैसे भी नहीं थमाता। अरे अगर इतना ही है तो तू बाजार से पनीर क्यों लाती है? घर में ही बनाया करना उसे। क्यों इतना नाटक कर रही है? क्या कहा? घर पर? लेकिन माँ जी, घर पर बनाओ या बाहर से लाओ, एक ही बात हो गई ना।
पनीर बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और दूध के दाम कम थोड़ी ना है। दूध भी तो कितना महंगा आता है। ऊपर से दूध को उबालने के लिए गैस भी कितना जाएगा। ये बात भी तो सोचिए ना आप। अरे हद है बहू, तुझे ना तो बाहर से पनीर लाना है और ना ही घर पर बनाना है। आखिर चाहती क्या है तू? ठीक है माँ जी, अब आप तो सुनने या मानने वालों में से नहीं हो। मैं घर पर ही बना देती हूँ पनीर। जा अब जल्दी से दूध लाकर बना दे, नहीं तो बस नखरे करने आते हैं इसे। फिर मेघना अपना सारा दुख माँ को कॉल करके बताती है। अरे माँ, इन लोगों ने तो मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ के रखा है। अरे पक गई हूँ मैं यहाँ पर। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना सारा पनीर खा खा कर ये लोग भी एक ना एक दिन पनीर ही बन जाएंगे। अरे इतना खाना तो शैतान भी नहीं खाता होगा जितना कि तेरे ससुराल वाले खाते हैं। और पनीर क्या अच्छी चीज है क्या? और उसे ज्यादा मात्रा में खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और नहीं तो क्या, लेकिन इन लोगों को अगर समझाने जाओ ना तो ये लोग उल्टा मुझे ही सुना देंगे। खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं ये सब। तू अब एक काम कर बेटा, अब से तू घर के पनीर में जो जो खाना बनाएगी उसका स्वाद पहले से थोड़ा खराब ही रखना, ताकि जब भी कोई ये बोले कि ये पदार्थ थोड़ा कम स्वादिष्ट बना है तो तू सारा कसूर घर के बनाए पनीर पर डाल दे। और फिर इस तरह वो लोग ना तो घर का पनीर खा पाएंगे और ना ही महंगाई के कारण बाहर से पनीर मंगवा पाएंगे। हाँ माँ, ये सुझाव आपका बहुत बढ़िया है, तो अब तो मैं यही करूंगी। फिर उस दिन से मेघना जो भी बनाती है उसमें कुछ ना कुछ कमी ही छोड़ देती है, जिस कारण घर वाले अब उसके खाने में कमियां निकालने लगते हैं। ओफो भाभी, आज का बटर पनीर तो एकदम अजीब ही स्वाद दे रहा है। हाँ बहू, अरे क्या हुआ है तुझे? रोज तो तू कितना बेहतरीन खाना बनाती है, तो फिर आज अचानक से ऐसा खाना तूने क्यों बनाया है? लगता है ये घर के बनाए हुए पनीर के कारण हुआ है। मुझे घर पर ठीक से पनीर बनाना नहीं आता ना, इसीलिए। हे भगवान, अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बहू? बड़ी ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि तू बाकी का खाना तो कितने अच्छे से बना लेती है, तो फिर ये मामूली सा पनीर बनाना तुझे नहीं आता? कमाल है। अब क्या करूं माँ जी, मेरी माँ ने मुझे घर पर सब सिखाया, लेकिन पनीर बनाने के कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि माँ तो हमेशा बाजार से ही पनीर लाती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब से मैं पनीर को छोड़कर बाकी के अलग अलग पदार्थ बनाया करूंगी, तो फिर आप सब भी उसे अच्छे से खा पाओगे। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इस घर में पनीर बनना बंद नहीं हो सकता। अगर तू घर पर ठीक से पनीर नहीं बना सकती तो मैं उसे बनाऊंगी, लेकिन पनीर तो बनकर ही रहेगा। क्या? अब सुप्रिया घर पर ही पनीर बनाया करती है और मेघना अब फिर से परेशान हो जाती है। फिर एक दिन जब सुप्रिया बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी उसे एक नई डेयरी खुली हुई दिखती है, जिसमें सस्ते दाम में पनीर मिल रहा होता है। और वो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है और पनीर लेकर वो घर पहुंच जाती है। इतना सस्ता पनीर, लेकिन कैसे माँ जी? अरे हमारे मोहल्ले में अब एक नई डेयरी खुली है, वहीं से लाया है मैंने, और इसका दाम तो आधे से भी कम है। अरे वाह, अब ना किसी बजट की चिंता और ना ही पनीर बनाने की चिंता। अब तो हम जितने चाहे उतने पदार्थ बना सकते हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मेघना का सर दर्द और बढ़ने लगता है और अब से वो उस सस्ते पनीर को इस्तेमाल करके ही घर का सारा खाना बनाया करती है। फिर एक दिन अचानक से पुलकित का पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। हे भगवान, मेरा तो बहुत पेट दर्द कर रहा है। ये लो, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन बेटा, तुझे इतनी तकलीफ कैसे हो गई? तूने जरूर बाहर का कुछ खाया होगा। हाँ माँ, वो कल मैंने स्टेशन वाले चाइनीज नूडल्स खाए थे और शायद इसीलिए मेरा पेट खराब हो गया है। हे भगवान, अरे तू क्या जरा पागल हो गया है क्या? घर में बहू कितने अच्छे और ताजे पकवान बनाती है, तो फिर तुझे बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, वो दोस्तों के कहने पर मुझे खाना पड़ा। अब खबरदार, जो आइंदा से बाहर का कुछ खाया तूने तो, समझा कि नहीं?
हाँ माँ, समझ गया। लेकिन 2 दिनों के बाद अचानक से सुप्रिया और इंद्रेश का पेट भी खराब हो जाता है और साथ ही रिया और मेघना के पेट में भी हल्का सा दर्द होने लगता है। फिर वो लोग डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाते हैं। तभी लगता है आप सबने एक साथ कोई ऐसा पदार्थ खाया है जिसके कारण ये सब हुआ है। और पुलकित जी, आपको चाइनीज नूडल्स से नहीं बल्कि उसी पदार्थ के कारण ये तकलीफ हो रही है। लेकिन आजकल में आपने ऐसा कौन सा नया पदार्थ खाया है? नया पदार्थ? लेकिन नया पदार्थ तो हमने वो सस्ता वाला पनीर खरीद कर लाया है, लेकिन हम तो उसे रोजाना खाते हैं। क्या रोजाना खाते हो? लेकिन पनीर को रोजाना खाना कितना गलत है, खासकर आप जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए। अरे पनीर जल्दी से पच नहीं पाता है। और आपने जो पनीर लाया है ना, वो सस्ता इसीलिए है क्योंकि उसमें मिलावट की गई है। आजकल बाजार में ऐसे काफी मिलावटी पनीर मिलते हैं। बाप रे, मिलावटी पनीर? ऐसा भी होता है क्या? अरे मैं तो आप लोगों को हमेशा कहती थी, लेकिन मुझे तो आप सबने बेवकूफ समझ के रखा है। अब डॉक्टर के मुंह से ही सुन लीजिए। देखिए, अब से आप सब पनीर को रोजाना मत खाइए। हर 10 या 15 दिन में एक बार तो समझ आता है, लेकिन अगर आपने उसे रोजाना खाया तो आपकी हालत बद से बदतर हो सकती है। डॉक्टर के कहने पर सबकी अकल अब ठिकाने पर आ जाती है और उस दिन के बाद से घर में रोजाना पनीर बनना बंद हो जाता है।